नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एक ऐसे कवि, आलोचक, समीक्षक, उपन्यासकार, कहानीकार पर बात करेंगे जो अपनी उपलब्धियों के लिए और अपनी लेखन शैली के लिए बहुत याद किए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। आधुनिक काल की कविताएं हमारा विषय है और आधुनिक काल के कवियों में अज्ञेय को नकारा नहीं जा सकता, बल्कि मैं कहूंगी इनके बिना बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस आधुनिकता में जो नयापन है वो नयापन इनकी कविताओं में और इनके द्वारा चलाए गए अलग अलग समय के आंदोलनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत 1987 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक सैनिक छावनी में हुआ था। इनके पिता पुरातत्व विभाग में काम करते थे। चूंकि इनके पिता पुरातत्व विभाग में काम करते थे तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो उनमें था और एक संपन्न सवर्ण परिवार के पुरुष होने के नाते उस समय की कुलीन प्रवृत्तियां अज्ञेय में हैं। इस वजह से बहुत सारे आलोचक और समीक्षक इनके अपने व्यक्तिगत उतार चढ़ाव भरे जीवन, इनके क्रांतिकारी विचारों को नजरअंदाज करते हुए इनके अंदर अति बौद्धिकता का आरोप लगाते हैं और इनको बकवास कभी तक बता देते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे आलोचकों से इत्तेफाक नहीं रखती, जैसे कि गणपति चंद्रगुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी। जब इनकी आलोचना में अज्ञेय और उनके समकालीन प्रयोगवादी नई कवियों की मैं आलोचना बहुत ही निम्न स्तरीय भाषा में देखती हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं एक मामूली इंसान और इन लोगों ने इतना रिसर्च किया, इतनी अच्छी पहली दृष्टि से साहित्यिक कृतियों को देखा, उस समय को देखा, वो उनके समकालीन थे, फिर भी कहाँ क्या चूक हुई जो अज्ञेय उनकी नजरों में चढ़ नहीं पाए। अज्ञेय को इन लोगों ने जो फासिस्ट कभी बोला है, अज्ञेय ने अपने जीवन में फासिस्टों के विरोध में संस्थाएं तक बनाई, जन आंदोलन किए, जेल गए। जी हाँ, अंग्रेजों की सेना में भी रहे, गरम दल का नेतृत्व भी किया, बम भी बनाए और बम बनाने के जुर्म में जब पकड़े गए तो काल कोठरी तक की सजा इनको मिली। इन्होंने एक लंबा 3 या 4 साल का जो जीवन है, 29 से 36 तक 6-7 साल का जीवन जो इनका रहा, काफी संघर्षों और उतार चढ़ाव भरा रहा, बहुत ही यातनाओं वाला रहा। तो बौद्धिकता इनमें है, क्योंकि इनके पिता ने इनको घर की शिक्षा तो दी ही, संस्कृत, उर्दू, फारसी, इतिहास, भूगोल, पुरातत्व विभाग में जो चीजें होती हैं वो सब बारीकी से इनको न सिर्फ घर में देखने को मिला, बल्कि अपने समय में सबसे शिक्षित लेखक ये थे। बीएससी इन्होंने की थी। अंग्रेज बच्चे जहां पढ़ते थे वहां पर इनकी स्वाभिमान की प्रवृत्ति ऐसी थी कि वहां ये टिकते नहीं थे। अंग्रेजों के जरिए, बच्चों के जरिए जो इनको अवहेलना मिलती थी तो ये वहां से निकल आते थे, नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बीएससी की। हिंदी में एमए किया। जोधपुर जयनारायण विश्वविद्यालय में ये हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। छोटी थी तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि हम पहले पैदा हो जाते तो या तो महादेवी वर्मा, जिन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ाया, वहां की प्राचार्य बनी, या अज्ञेय से मैं पढ़ती जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में। लेकिन खैर ये तो काश की चीजें हैं। अज्ञेय की बात हम कर रहे हैं, जीवन परिचय मैंने दे दिया। इनके व्यक्तित्व के साथ साथ इनके कृतित्व ने खासा प्रभावित किया मुझे। किसी कवि में 2 तरह की विशेषताएं होती है, किसी कविता में भी 2 तरह की विशेषताएं होती है। तो 2 तरह के में कई तरह की विशेषताएं आ जाती है। जो उसका वर्ण विषय है, जो उसके लेखन में कंटेंट है वो, और जो उसकी शैली है। अज्ञेय हमें दोनों ही रूपों में बहुत
समृद्ध नजर आएंगे। इनकी भाषा की बात करूं तो आधुनिक हिंदी साहित्य में सर्वाधिक छांदिक प्रयोग, छंद के संबंध में प्रयोग, भाषा के संबंध में प्रयोग निराला, पंत और अज्ञेय ने किए। निराला को जितनी पहचान उनकी छंद की नवीनता के लिए मिली, पंत को भाषा के लिए मिली, उतनी चर्चा अज्ञेय की भी होती है और होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मामले में ये उनसे 19 नहीं थे। कहीं कहीं पर तो मुझे छंदगत प्रयोग और भाषाई चमत्कार में ये उन दोनों से बहुत आगे नजर आते हैं। इनकी भाषा की खासियत ये है कि कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन और ब्रैकेट तक का इस्तेमाल ये वाक्यों की तरह करते हैं। एक कविता है इनकी, चुक गया दिन, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, चुक गया दिन, एक लंबी सांस, ये एक लंबी सांस ब्रैकेट में है, यानी चुक गया दिन, एक लंबी सांस, उठी पन्ने मूक आशीर्वाद, सामने था आर्द्र तारा नील, असह्य उमड़ आई तेरी याद, हाय या प्रतिदिन पराजय दिन छिपे के बाद। प्रत्येक विस्मयादि बोधक चिन्ह को उसी शिद्दत से पढ़ना है और लंबी सांस ब्रैकेट में लिखी गई है। ऐसे ही बहुत सारे सुंदर प्रयोग अज्ञेय ने किए। असाध्य वीणा जैसी कविता के लिए इनको नव रहस्यवादी कवि कहा जाता है, जो जापानी झेन कथा से प्रभावित है। अपने समय के तमाम छोटे बड़े पुरस्कार अज्ञेय को प्राप्त हुए। 1964 ईस्वी में इनको आंगन के पार द्वार कविता पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला और 1979 ईस्वी में 1979 में इनको कितनी नामों में कितनी बार काव्य संकलन पर सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ को प्रदान किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला। चिंता इत्यलम हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, इंद्र धनु रोंदे हुए ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। अज्ञेय सिर्फ कवि नहीं थे, जो मैंने अभी बताया नाम, वो इनकी काव्य कृतियों के नाम है। इसके अलावा इन्होंने 3 उपन्यास लिखे, तीनों ही अपने अपने विषय को लेकर के हमेशा चर्चा का कारण रहे हैं, शोध का विषय रहे हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी को बाल मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास कहा जाता है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप व्यक्तिवादी और डायरी पत्र शैली का एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला अनूठा उपन्यास है। अपने अपने अजनबी अस्तित्ववादी दर्शन को व्याख्यायित करने वाला, नेट में एग्जाम में आता भी है, निम्न में से कौन सा उपन्यास अस्तित्ववाद से संबंधित है, तो अपने अपने अजनबी का नाम भी वहां पर आता है। इसके अलावा इन्होंने कहानियां लिखी। इनकी कहानियों में भी मनोविश्लेषणात्मकता प्रचुर मात्रा में देखी जा सकती है। जयदोल, आदम की डायरी, शरणदाता, कड़ियां इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। 6 काव्य कहानी संकलन है, 3 उपन्यास है और 12 काव्य संकलन। साहित्य नए परिदृश्य समीक्षात्मक कृति है। त्रिशंकु, आत्मनेपद इत्यादि इनके निबंध संकलन है। दिनमान, प्रतीक, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। साहित्य की आजीवन सेवा करने के लिए इन्होंने वत्सल निधि संस्था की नींव डाली। ये इनका साहित्यिक योगदान है। अब इनकी कविता की खासियत जो विषय के रूप में हम देखेंगे, उस पर हम बात कर ले तो सबसे पहले क्षण की महत्ता। अज्ञेय ने अपनी कविता में लम्हों पर, क्षण पर बहुत जोर डाला है। फूल को प्यार करो, फूल को प्यार करो और जो झरे उसे झड़ जाने दो। जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रचना से और जो झरे उसे झड़ जाने दो। यानी कोई चीज अगर अभी हमें मिल रही है तो अभी इस वक्त उस चीज को हमें
एंजॉय करना है। अभी हमारे पास खूबसूरत फूल है और हम ये सोचे कि अरे यार थोड़ी देर में मुरझा जाएगा, कल ये फूल कहाँ धूल में मिल जाएगा, वो कल की बात है। पल को एंजॉय कीजिए। अभी इस पल में ये फूल आपके पास है, इसकी खुशबू, इसका रस, इसका भीनापन, इसका जो इसकी कोमलता, ये आप जी के देखिए ना, कल का कल सोचेंगे। जीवन का रस हम कितनी प्रकार की जिभ्याओं से लेते हैं, देह मन आत्मा की रसना से। तो जिससे जिस समय लिया जाए लो, जब साथ छूट जाता है तो छूट जाएगा, जब है तो जी के ले। प्रेम के प्रति दृष्टिकोण, प्रेम को इन्होंने जीवन की संजीवनी बूटी माना है। प्रेम एक ऐसा इन्होंने विषय माना है जिसके आने के बाद जीवन में पुराने सारे गम गलत हो जाते हैं। क्या कहीं प्यार से इतर ठौर है कोई जो इतना दर्द संभालेगा? क्या कहीं प्यार से इतर ठौर है कोई जो इतना दर्द संभालेगा? पर मैं कहता हूं पा गया आज प्यार में इतना दर्द नहीं अब उसको सालेगा। इतना प्यार मिल जाए कि उसमें दर्द प्रवाहित हो जाए, ये दृष्टिकोण अज्ञेय का ही हो सकता है। सांस का पुतला हूं मैं, जरा से बंधा हूं और मरण को दे दिया गया हूं। ये व्यक्ति की कहानी है। प्यार होने और नहीं होने के बीच में कितना सा फर्क है। हम सब सांस का पुतला है, कठपुतली है जिसके अंदर सांस चल रही है। मृत्यु के हाथ में हमारी डोरी है। दुनिया में और कुछ भी परमानेंट नहीं और कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाय मृत्यु के, सिवाय इस बात के कि हम आए हैं तो हम जाएंगे, बाकी कुछ भी श्योर नहीं है कब क्या हो जाएगा। तो हम अदृश्य कतार में लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज है जो हमें मुक्त करती है। सांस का पुतला हूं मैं, जरा से बंधा हूं, मरण को दे दिया गया हूं, पर एक जो प्यार है ना, इसी से जीवन मुक्त में किया गया। आए हैं युवावस्था में नहीं मर गए तो बुढ़ापा जरूर आएगा और मृत्यु जरूर आएगी, लेकिन एक जो प्यार है ना, ये जीवन मुक्त करता है। ये हमारी सोच का दायरा बड़ा करता है। ये हमें छोटेपन से, माचिस की डिब्बी से दुनिया के धरातल पे एक विशाल दृष्टिकोण देता है। इसी तरह से विरह के बारे में, प्रेम के बारे में इनके अपने विचार रहे हैं। जीवन इनकी कविता है जो जीवन के लिए दर्शन की तरह से समझाती है। दार्शनिक कविता, दार्शनिक दृष्टिकोण भी इनका अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित था। क्षणभंगुर है जीवन, और मनुष्य अगर प्रेम में नहीं पड़ेगा और क्षुद्रता को जिएगा तो बस रिरियाते हुए कुत्ते की तरह मरेगा। कुत्ता जो घायल है, चोटिल है, उस तरीके से इंसान भी जो दुनियादारी से पीड़ित है, अपनी छोटी सोच से पीड़ित है, वो लगा करके घायल होकर के एक दिन काल का मृत होता है। स्त्रियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के इनकी दृष्टि वही थी जो आधुनिक कवियों की होती है। कांगड़े की छोरियां इनकी कविता इस सिलसिले में बहुत ही अच्छी, पढ़ने लायक और रोचक कविता लगती है मुझे। चुहल लड़कियों को शर्म और हया की जगह शरारत और चुहल इनको लड़कियों में नैसर्गिक चीजों की तरह नजर आई, तो आप सोच सकते हैं नयापन। इसके अलावा लेखन शैली में नवीनता इनकी बहुत थी। मैं जो तुम्हें ललाई नभ की अकेली तारी का नभ नहीं कहता, या निहार नहाई तट की कली चंपे की, तो इससे ये मत समझना कि मेरा प्यार उथला हो गया है, बल्कि ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कि जैसे कोई बर्तन पीतल का हो, उसमें हम कलई करवाते हैं भीतर, ताकि खट्टी चीजें रखने से खराब ना हो, दूध गर्म कर सके, और लेकिन लगातार प्रयोग करने से, मांजने से उसकी चमक उतर जाती है, फिर से कलई की जरूरत पड़ती है। तो भाषा के इतने अधिक इस्तेमाल, शब्दों का, प्रतीकों का, बिंबों का इतना प्रयोग हो चुका है कि उनके अंदर की सार्थकता और वो सौंदर्य खत्म हो चुका है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, अब तो नई शब्दावली चाहिए, नया भाषा बोध चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तार सप्तक का संपादन इन्होंने किया, और दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, 4 जो तार सप्तक आए उसमें से 2 तो प्रयोगवाद
के समय रहे, बाकी 2 नई कविता में चले गए थे। प्रयोगवाद के जनक ये रहे। प्रयोगवाद क्या है, इस काव्य की विशेषताएं क्या है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। प्रयोगवाद में कुछ छोटी विचारधाराएं थी, कुछ अति बौद्धिकता दुरूहता थी, वो सब हटा करके उसको जो व्यापक जीवन दर्शन दिया गया वो बन गया नई कविता। तो प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय थे, वही प्रकारांतर से नई कविता के जनक भी बने। चारों सप्तकों के संपादक रहे अज्ञेय। इनकी भाषा में नूतनता है, नवीनता है, इनकी शैली में नयापन है, टटकापन है। इन्होंने यौन बिंबों का प्रयोग किया। सो रहा था झोंक अंधियारा नदी की जांग पर। यह अज्ञेय की कविता का ही सौंदर्य हो सकता है। पति सेवारत सांझ लजाकर ओट हो गई, देख उझलता पराया चांद। थोड़ी बहुत भी कविताओं की समझ है तो आप समझेंगे कि यहाँ पर बिंबात्मक दृश्य बिंब का सौंदर्य दर्शनीय है, देखने लायक है। तो आगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, एक कुशल कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षक, संपादक, ये सब थे। इनकी कृतियों के नाम मैंने इस वीडियो में आपको बताए, इनके उपन्यासों के, इनकी कविताओं के नाम बताए। इनकी समस्त कविताएं सदा नीरा के नाम से 2 भागों में संकलित है, ये भी बता दूं। सदा नीरा 1 और सदा नीरा 2। अगर ये दोनों पढ़ लेते तो अज्ञेय के समस्त काव्य संकलनों की कविताएं आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सन्नाटे के छंद, इनकी चुनिंदा कविताओं का संकलन है जो नंद किशोर आचार्य ने संपादित किया था। उस सन्नाटे के छंद को पढ़ने से भी आप इनकी ऐसी कविताएं जो बिल्कुल भूलने लायक नहीं है, उन सबको एक जगह एक कवर में पढ़ सकते हैं। तो आधुनिक कविता के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक, और शब्दों के साथ सुंदर सार्थक प्रयोग करने वाले अज्ञेय आज हमारे वीडियो का विषय रहे। इनको नवरहस्यवादी कवि कहते हैं। इनकी असाध्य वीणा लंबी कविता है जो हमारी क्लास में चलती है। लंबी कविता जैसा कि नाम से जाहिर है लंबी होती है, और लंबी है तो उसमें प्रबंधात्मकता होती है, यानी आद्योपांत एक कथा बुधी हुई होती है। उसको अलग अलग भागों के माध्यम से वीडियोस के जरिए मैं आप तक पहुंचा चुकी हूँ। आज हमने अज्ञेय पे बात की। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।